हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन से जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाया था। आज हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उनमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर रखे होते हैं वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होते हैं, और जबकि जो सबसे नीचे रखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल आक्सीकारक धातु होते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम राइट कर देता हूँ। जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, H2O हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम ये पता करेंगे कि भाई कौन सी धातु मुक्त होगी। मतलब जैसे कॉपर सल्फेट है, इसका यदि हम जलीय विलयन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब अगर जलीय विलयन लेंगे तो एनोड पर और कैथोड पर कौन सी धातु या कौन सी गैस मुक्त होगी। उस स्थिति में हमने यहाँ पर ये जो H2O लिखा है वो हमें काम आएगा। ठीक है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अभी पहले इसको। ठीक है, उसके बाद हो गया जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, स्टेनस, लेड आदि। ठीक है, तो इनमें आप लोगों को शायद इतना तो पता ही चल गया होगा कि इस रासायनिक श्रेणी में या विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे टॉप में हमारा जो धातु है वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। प्रबल अपचायक का मतलब क्या होता है, ये बहुत तेजी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे ही जैसे हम इसके नीचे आएंगे तो इनका जो अपचायक क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, अपचायक क्षमता क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर घटता चला जाएगा। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे है, वो क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल आक्सीकारक। ठीक, और उसमें क्या पाया गया कि ये क्या होता है, नीचे से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इनका जो आक्सीकारक क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। ठीक है, मतलब अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ऐसे ही जो प्रबल आक्सीकारक धातु है या नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो आक्सीकारक क्षमता होती है वो घटती जाती है और अपचायक क्षमता बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलेंगे तो पॉजिटिविटी खत्म होती जाएगी और निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक, और जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिविटी धीरे धीरे घटती जाएगी और पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही अपचायक क्षमता घटेगी तो आक्सीकारक क्षमता बढ़ जाएगी और आक्सीकारक क्षमता घटेगी तो अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। ठीक है, इसके कुछ अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे अच्छा, यहाँ पर कहीं पर एक हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, लास्ट में जैसे हम लोग चलते हैं, निकिल हो गया, स्टेनस हो गया, लेड हो गया, यहीं पर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, लेड के ही जस्ट नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। उसके सामने यहाँ पे फ्रंट पे वैल्यू जो होती है 00 वोल्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर के जितने भी हमारे धातु हैं उन सभी का जो अपचयन विभव है किसमें दिया हुआ है, माइनस में। इसका भी माइनस में होगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, जैसे इसका होता है -3.07, है ना। ऐसे ही इसका क्या मान होता है, माइनस से घटते 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 कहां पर, हाइड्रोजन पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, और हाइड्रोजन के जस्ट नीचे जैसे कॉपर होता है तो कॉपर की जो वैल्यू होती है वो प्लस से स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, 0.36। कितनी होती है, 4 होती है, 0.34। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई, है ना। तो यहाँ पर पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। पहला अनुप्रयोग क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन, ये दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोजन के ऊपर
कि जितने भी धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक, जहां पर हाइड्रोजन से ऊपर स्थित कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु अगर आप ले लेते हैं और उसकी अभिक्रिया आप किससे करा दें, किसी ना किसी अम्ल से, तो जब कभी अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। चलिए कोई भी एक धातु ले लेते हैं, चाहे आप आयरन ले लें, चाहे क्रोमियम ले लें, चाहे जिंक ले लें, चाहे एल्यूमिनियम ले लें, कोई भी आप धातु ले लें, अगर उसकी अभिक्रिया अगर हम अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। चलिए देखते हैं, मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम को। ओके, आपका मन आप कोई भी XYZ ले सकते हैं। मैंने मैग्नीशियम की ले लिया और इसकी अभिक्रिया मैं करा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक, मैग्नीशियम क्या करता है, HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातु क्या होते हैं, अम्ल के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके बाद दूसरा देखते हैं, इसके बाद इसका अनुप्रयोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, आप इनको समझें कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थिति कोई भी धातु अपने से नीचे के धातु के साल्ट से क्या करता है, उसे विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। मतलब कि कोई भी एक धातु है अपने से नीचे के धातु के लवण से क्या करेगा, उसे विस्थापित कर देगा। ठीक, जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ऊपर कौन है, कैल्शियम है। अगर मैं कैल्शियम की अभिक्रिया किससे करा दूं, सोडियम क्लोराइड से। ठीक, सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो वो क्या रहा है, कैल्शियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा और जो सोडियम है उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, सोडियम को विस्थापित। ठीक, ये सभी के साथ लागू होगा। लिथियम की अभिक्रिया अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड से कराऊंगा या लिथियम की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड से कराऊंगा तो भी यही सेम प्रक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर का जो धातु होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है और उनकी जो सक्रियता होती है धीरे धीरे नीचे आने पर घटती चली जाती है। इस वजह से क्या होगा, कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु के लवण से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहां पर आप लोगों को कहीं पर आयरन दिखाई दे रहा है, ये है आयरन। इसमें ये बताया गया है कि आयरन या आयरन के ऊपर स्थित जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैं आयरन या आयरन के ऊपर कोई भी धातु है, ठीक है, अगर मैं उसकी अभिक्रिया किससे करा दूं, जल से। जैसे मैंने इस बार क्या कराया है, सोडियम की अभिक्रिया करा रहा हूं। किससे, सोडियम की अभिक्रिया करा रहा हूं पानी के साथ, H2O के साथ। तो हो क्या रहा है, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक, इसको बैलेंस कर लेते हैं, इस पे 2 लगा देते हैं, इसको भी 2 और इसको भी 2। ठीक, चलिए बात समझ में आई। अच्छा, ये तो बात हो गई सोडियम की। मैं पोटेशियम ले लेता हूं। चलिए पोटेशियम ले लेता हूं, या एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम लोग ले लेते हैं आयरन को ही। ठीक, आयरन को ले लेते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराएंगे तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2 गैस। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। तो जब इसके आगे 3 लगा देंगे तो 3 हो जाएगा और O4, इसको O4 बनाने के लिए इसके आगे 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, नहीं 4 है ना, इसको 4 करना पड़ेगा और जब ये 4 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आई। यहां पर क्या हो रहा है, आयरन जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ओके, चलिए अच्छा
अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन में भी देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। जैसे अभी बात हुई थी कि आयरन या आयरन के ऊपर स्थित कोई भी धातु है वो क्या करता है, जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। लेकिन यहाँ पर दो धातु है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये पूछा भी जाता है कि एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करते, उसका एक रीजन है कि एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं और उस ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर उनके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, जब नया नया आप लोग लाते होंगे तो उसमें बहुत अच्छी चमक होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसकी जो चमक होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। उसमें एक सफेद रंग की परत टाइप में चढ़ जाती है, ठीक है। जिसके बाद उसके ऊपर आप चाहे जितनी भी उसको धुलाई करें या कुछ भी करें, तो जब आप उसको अच्छे से धुलाई करते हैं तो चमक तो आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वैसा फिर से हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और उस ऑक्साइड की पतली लेयर उस पर चढ़ जाती है, ठीक है। जिसके कारण उस पर ना तो वायु की कोई अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है और ना ही जल की अभिक्रिया का कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यही रीजन होता है कि एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे Fe हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ठीक। इसमें यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन धातुओं को घटते हुए आक्सीकारक क्षमता, मतलब इन धातुओं को आक्सीकारक क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है Fe मतलब आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। इसमें ये बताया गया है कि इन धातुओं को आक्सीकारक क्षमता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। अब आप इसको क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, अपचायक क्षमता घटती है। ध्यान देना, अपचायक क्षमता घटती है और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आक्सीकारक क्षमता के घटते हुए क्रम में रखना है, मतलब इस हिसाब से राइट करना है, ठीक है। तो घटता हुआ क्रम क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तभी तो आक्सीकारक क्षमता घटेगी ना। तो नीचे सबसे पहले कौन सा धातु है, यहां पर से देख लेते हैं, आयरन है कि सोडियम है कि पोटेशियम है कि मैग्नीशियम। तो सबसे नीचे कौन होगा, Fe। उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन आएगा, सोडियम। और उसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम। तो ये जो हमारा है क्रम, ये क्या है, आक्सीकारक क्षमता के घटने का क्रम। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई भाई, आप समझें। इसने क्या बोला है कि आक्सीकारक क्षमता के घटने का क्रम, तो नीचे जो होगा वो सबसे ज्यादा आक्सीकारक क्षमता वाला होगा, उसके ऊपर वाला कम, उसके ऊपर वाला कम। तो सबसे नीचे कौन है, आयरन ही तो है। उसके ऊपर आएंगे तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम, तो उसकी आक्सीकारक क्षमता कम हो गई। फिर उसके बाद क्या मिला, हमें सोडियम मिला, उसकी आक्सीकारक क्षमता उससे कम हुई। और फिर लास्ट में क्या मिल गया, पोटेशियम, जिसकी आक्सीकारक क्षमता सबसे कम है। हाँ, अगर यहीं पर क्वेश्चन को घुमा देता कि घटते हुए क्रम की जगह पे बढ़ते हुए क्रम में पूछ लेता कि आक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो ये जस्ट उल्टा हो जाता, क्या हो जाता, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये होता बढ़ता या आक्सीकारक का बढ़ता क्रम, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को और अच्छे से घुमा देता है, बोल देता है कि बढ़ते हुए उसमें नंबर बता देता है। सॉरी, जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या होता है, उसका अपचयन विभव बता देता है, ठीक है।
इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि पोटेशियम Hg, Ag, मैग्नीशियम और क्रोमियम, ठीक है, इनकी वैल्यू बता दी गई है। इसकी वैल्यू बताइए, पोटेशियम का है -2.93 वोल्ट, उसके बाद Hg का बता दिया है, इसका दिया हुआ है +0.79 वोल्ट, और उसके बाद Ag का दिया हुआ है +0.80 वोल्ट, मैग्नीशियम का दिया हुआ है -2.37 वोल्ट, और क्रोमियम का दिया हुआ है -0.74 वोल्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। क्या पूछा है कि बढ़ते अपचायक क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, अब देखिए, इसने क्या किया, धातु के नाम राइट कर दिए हैं और उसकी अपचयन क्षमता राइट कर दी है, ठीक है, मानक अपचयन विभव, ठीक है, इन सभी के मानक अपचयन विभव दे दिए, और क्या बोला है कि बढ़ते हुए अपचायक क्षमता के क्रम में इसको व्यवस्थित करें। अब आप एक बात मुझे ये बताएं कि अपचायक क्षमता क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती है? ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड पे खुद सोच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। मतलब सबसे नीचे जो धातु होगा उसकी अपचायक क्षमता कम होगी, और ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता और बढ़ेगी, और ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता और बढ़ेगी, ठीक है। तो इन सभी में से देखते हैं, सबसे नीचे धातु कौन स्थित होता है? Ag, सबसे नीचे यही तो होता है Ag। उसके ऊपर कौन पाया जाता है? क्रोमियम। उसके ऊपर कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके ऊपर, और सॉरी अभी यहाँ पर बीच में डिस्टर्बिंग हो गई क्या, कि Ag के ऊपर Hg भी तो है ना। पहले क्या मिलेगा? Ag सबसे नीचे, उसके ऊपर Hg, फिर उसके ऊपर क्या मिलेगा हमें? अब मिलेगा क्रोमियम, फिर उसके ऊपर मिलेगा मैग्नीशियम, फिर उसके ऊपर मिलेगा पोटेशियम। तो क्या होगा, ये जो क्रम दिया हुआ है ये क्या है? अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। ये क्या है? अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इनकी वैल्यू को देख लो। इनकी वैल्यू क्या होगी भाई? नीचे पॉजिटिव वाली होती है और ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे तो माइनस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे नीचे कौन होगा? जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव वाले दो हैं, 1.80 है और 1.79 है। तो सबसे नीचे कौन होगा? जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब नंबर 1 पे ये नीचे रखा जाएगा, फिर नंबर 2 में फिर इसको रखा जाएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव से रिलेटेड कौन है? इसको नंबर 3 पे रखेंगे, इसको नंबर 4 पे रखेंगे और इसको नंबर 5 में। अब देखिए, नंबर 1 पे मैंने Ag ही तो लिखा है, नंबर 2 पे मैंने Hg ही तो लिखा है, नंबर 3 पे मैंने क्रोमियम ही तो लिखा है, और नंबर 4 पे मैंने मैग्नीशियम लिखा है, और नंबर 5 पे पोटेशियम। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके सोचने पे डिपेंड करेंगे कि आप उस टॉपिक्स को कितना डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपके साथ हूं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप करें, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा, बट मेहनत आपको ही करनी है और फेस आपको ही करना है। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।